नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? तो कैसी चल रही है सभी की तैयारियां? सभी ने अपनी एक डेढ़ महीने की जो रणनीति है पुलिस के पेपर की वो बना ली होगी कि हमें कैसे और क्या पढ़ना है। तो उसी हिसाब से अब चलते जाइए। जो भी आपने किया है कि भाई मेरे को इस टाइमिंग में ये पढ़ना है या फिर मेरा टाइम कम बचा है, इसमें मेरे को टेस्ट सीरीज़ को देना है, क्वेश्चंस को देना है, शॉर्ट नोट्स को देना है, स्मार्ट स्टडी को देना है, तो वो अपने अपने हिसाब से चलते जाइए। क्योंकि अभी क्या है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। तो अभी क्या है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। जब आपको सफलता मिल जाएगी, असली कहानी तो आपकी तब से शुरू होगी जब आप अपनी एक पहचान बना लोगे अलग से कि हाँ ये मेरी पहचान है। तब आपकी असली लाइफ शुरू होगी। अब तो आप घर वालों के ऊपर डिपेंड हो। जब आप खुद के पैरों पर खड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि असली लाइफ क्या होती है। तो महिला और बाल अपराध के क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे, जिसमें पीछे के आए हुए क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे 2 क्लासों में। उसके बावजूद अब क्या करेंगे हम कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट बनेंगे कि भाई घरेलू हिंसा से, दहेज प्रथा से, इनसे संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलेंगे वो मैं आपको करवाऊंगी। आज की जो क्लास है उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ध्यान से पढ़ना। तो शुरू करते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ। तो इसमें डेट दे के पूछते हैं, 13 सितंबर 2005 को, 13 अक्टूबर 2005 को, नवंबर 2005 को, दिसंबर 2005 को। तो यह जो अधिनियम है ये पारित होता है 13 सितंबर 2005 को। दूसरा क्वेश्चन आता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आर्टिकल पूछा है तो 21, 14 और 15 तीनों आर्टिकल जो है वो इसमें आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। उपयुक्त सभी तीनों के तीनों ही आर्टिकल जो हैं वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल अध्याय और धाराएं कितनी हैं। इसको उलट के भी दे सकते हैं भाई, यहाँ पे धाराएं लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, और यहाँ पे अध्याय लिख सकते हैं। तो कुल अध्याय कितने हैं और उसमें कितनी धाराएं हैं। तो इसमें आता है कि 5 तो इसमें टोटल अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 व 37। इन चीज़ों को याद रखना। लास्ट में वो चीज़ क्या पूछ रहा एग्जामिनर कि कुल धाराएं व अध्याय कितने हैं, या कुल अध्याय या धाराएं कितने हैं। नेक्स्ट आता है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत निम्नलिखित हिंसा शामिल की गई है। तो कौन सी हिंसा है जो इसमें शामिल की गई है। लैंगिक हिंसा बिल्कुल घरेलू हिंसा में आती है, शारीरिक हिंसा आती है, मौखिक एवं भावनात्मक जो हिंसा है वो भी घरेलू हिंसा में आती है। किसी को हम बोल देते हैं तो बोलकर जो हिंसा होती है वो भी घरेलू हिंसा में आती है। उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें चारों के चारों ही आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। फिर आता है कि पुत्र पैदा नहीं करने अथवा बांझ कहकर किसी का उपहास करना, देखो ये आ गया यहाँ पर, या भिखारी के औलाद के नाम से महिला को बुलाना किस प्रकार के घरेलू हिंसा में शामिल है। तो बुलाना यानी कि आप मुंह से बोलकर उसको बुलाना या फिर उसे चिढ़ा रहे हो, उसको गाली गलौज या उसके परिवार के साथ परिवार की गाली देके उसे बुला रहे हो, तो वो आता है मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, कि मौखिक रूप से आप और भावनात्मक उसको ठेस पहुँचा रहे हो। तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट आता है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रवर्त हुआ, कब से चालू होता है, कब से शुरू होता है घरेलू हिंसा वाला। तो ये 26 अक्टूबर 2006 से शुरू होता है काम करना। नेक्स्ट आता है 7 नंबर कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को 2019 से पहले किस राज्य में लागू नहीं किया गया था। अब तो संपूर्ण देश में लागू है ये, लेकिन 2019 से पहले एक राज्य में लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर में। उसमें भी अब 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया। क्लियर है सभी को। 7 में हो जाएगा 4 नंबर। जम्मू कश्मीर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया। तो ये अभी बताया है 31 अक्टूबर 2019 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित कब होता है, 2005 में।
घरेलू हिंसा से संबंधित परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, तो कहाँ परिवाद दे सकते हो आप? सेशन न्यायालय में, जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में, या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, या उपखंड अधिकारी के समक्ष। तो किसके समक्ष दे सकते हो? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी परिवाद दिया जाता है वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिया जाता है। तो 10 में हो जाएगा 3 नंबर। फिर आता है घरेलू हिंसा की परिभाषा जो है वो कौन सी धारा में दी गई है? तो घरेलू हिंसा से संबंधित परिभाषा दी गई है धारा 2 में। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? कि भाई उनको संरक्षण जो दिया जाता है, उनके अधिकारियों की नियुक्ति है वो धारा 8 के तहत की जाती है। नेक्स्ट आता है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिला को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार जो है वो किस धारा के तहत प्राप्त है कि वो एक साथ रह सकते हैं साझी गृहस्थी में? तो वो आता है धारा 17 में। नेक्स्ट आता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान किया गया है? तो कौन सी धारा में अपील का प्रावधान है? धारा 29 में। इसमें क्या है कि पीड़ित महिला जो है उसको जारी मजिस्ट्रेट के आदेश के 30 दिन के अंदर 30 दिन के भीतर उसे सत्र न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। 30 दिन के अंदर उसे अपील दायर करनी होगी। नेक्स्ट आता है घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला को किस धारा के तहत आदेश की प्रति जो भी वो परिवाद देती है तो उसे आदेश की जो प्रति है वो निःशुल्क मिलने का अधिकार जो है वो कौन सी धारा में दिया गया है? तो ये दिया गया है धारा 24 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव अधिनियम 2005 के अंतर्गत गुजारे भत्ते का जो दावा है वो करने का पात्र कौन है? क्या मैं केवल महिला ही गुजारा जो भत्ता लिया जाता है उसका दावा कर सकती है? केवल बच्चे ही कर सकते हैं या सभी कर सकते हैं? तो व्यक्ति की सभी श्रेणियां कर सकती हैं, बच्चा हो, महिला हो, या उसके सास ससुर हो, या उसके माता पिता हो, कोई भी कर सकता है। तो इसमें आ जाएगा व्यक्ति की सभी श्रेणियां। नेक्स्ट आता है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से पारित किस आदेश की अपालना एक अपराध है? तो कौन सा आदेश है जिसकी अपालना एक अपराध माना जाएगा? तो वो आता है संरक्षण जो आदेश होता है उसकी अपालना करना, उसको नहीं मानना एक अपराध माना जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आता है 2005 के अंतर्गत संरक्षण तथा निवास हेतु आदेश के अतिरिक्त क्या पारित कर सकता है? तो इसमें आता है कि एक पक्षीय आदेश, अभिरक्षा का आदेश, प्रतिकर का आदेश और उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी ये तीनों के तीनों आदेश जो हैं वो पारित किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने के क्या उपाय करेगी? तो इसमें आता है कि न्यायिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देगी। बिल्कुल सही है। सार्वजनिक मीडिया के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करना, तो मीडिया के द्वारा इस चीज़ का प्रचार प्रसार करना कि घरेलू हिंसा नहीं करनी चाहिए, घरेलू हिंसा ये है वो, तो उस हिसाब से उसका प्रचार करना मीडिया के थ्रू, तो वो भी है। विधि, गृह, स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालय विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये भी है। तो इसमें तीनों के तीनों आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट आता है घरेलू हिंसा के संरक्षण की अधिकारिता अधिनियम की धारा 27(1) के तहत किसे प्रदान की गई है? तो इसके संरक्षण की जो अधिकारिता है वो किसे प्रदान की गई है? अधिनियम धारा 27(1) के तहत। तो ये दी गई है न्यायिक मजिस्ट्रेट को, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 में 3 नंबर। नेक्स्ट आता है घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 जो है उसके तहत यौन दुर्व्यवहार या लैंगिक दुरुपयोग का तात्पर्य क्या है? वेश्यावृत्ति है, बलात्संग है, नहीं। जारकर्म जो बलात्संग की श्रेणी में आता है, नहीं। ऐसा कृत्य या आचरण जो नारी की गरिमा और सम्मान का दुरुपयोग करता है, ये आता है यौन दुर्व्यवहार या लैंगिक दुरुपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट आता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध है। तो घरेलू हिंसा वाला जो है कौन सा अपराध है भाई? तो ये अजमानती अपराध है और संज्ञेय है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 में 4 नंबर।
कि संज्ञेय अपराध है और अजमानती है, इसमें जमानत नहीं मिल सकती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रख लेना इन चीज़ों को। फिर आता घरेलू हिंसा से अभिप्राय क्या है, क्या आता है घरेलू हिंसा में, तो आर्थिक और लैंगिक दुर्व्यवहार, बिल्कुल, शारीरिक दुर्व्यवहार, मानसिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 22-23 में 4 नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता है 24 नंबर, घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों का निपटारा जो हो प्रथम सुनवाई की तारीख से कब तक कर दिया जाएगा, कि जो भी आप उससे संबंधित जो भी परिवाद होगा, मामला होगा, मुकदमा होगा, उसकी जो सुनवाई है वो कितने दिन के अंदर अंदर कर दी जाएगी। तो इसमें आएगा 60 दिन के अंदर अंदर, 2 महीने में आपकी कार्रवाई कर दी जाएगी। मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध अपील जो है वो कहाँ कर सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट के जो भी आदेश दिए जाते हैं उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, कहाँ, तो इसमें आएगा सेशन न्यायालय में। 25 में 1। अपील के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई है, तो अपील के लिए कितने दिन की अवधि है, कितने दिन में आप अपील कर सकते हो, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी होगी। संरक्षण आदेश के भंग के लिए दंड की अवधि निर्धारित की गई है। जो भी संरक्षण आदेश दिया जाता है उसको अगर भंग करते हो तो उसमें कितनी अवधि तक का जो दंड है वो निर्धारित किया गया है, तो इसमें आता है 1 वर्ष तक की अवधि का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना, या दोनों, या तो 1 वर्ष तक की अवधि का कारावास हो सकता है या 20,000 रुपये जुर्माना, या दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर दंड का जो प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत आता है। दंड का प्रावधान देख लिया हमने, कितने दिन दिया जा सकता है, 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों। फिर आता है कि जो संरक्षण आदेश भंग करना है ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, तो ये आता है धारा 31 के तहत। नेक्स्ट आता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारियों की जो नियुक्ति है, जो भी संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आज की सेशन का, कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में कितने संरक्षण अधिकारी जो है वो नियुक्त कर सकती है, तो वो आवश्यकता के अनुसार जितने संरक्षण अधिकारियों की आवश्यकता होगी उतने ही नियुक्त कर सकती है। तो 30 में हो जाएगा 4 नंबर। ये हमारे घरेलू हिंसा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगली जो सेशन होगा वो हम दूसरे टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे, मिक्स क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा आपको जो भी दिक्कत आती है क्लास में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई शेड्यूल चेंज करना है या कोई दूसरे हिसाब से क्वेश्चंस लेके आने हैं, और जो आप चाहते हो कि भाई मैम आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस पहले लेके आओ, हिस्ट्री के लेके आओ, तो आप बता देना, उस हिसाब से हम ले आएंगे। और मैं यही कहूँगी, तैयारी करो, ये मत समझना। पहली बात तो आती है बुक। अब बुक ये समझ रहे हैं कि कोई मेरे को बता रहा है कि मैम सिखवाल से पढ़ें या फिर दक्ष से पढ़ें, लक्ष्य से पढ़ें, किससे पढ़ें, तो पहले तो ये सोचो कि आपके पास बुक कौन सी है, उस बुक को ही पढ़ो। किसी के सजेशन देने के ऊपर अपनी बुक चेंज बिल्कुल भी मत करना। इतना टाइम नहीं है कि आप किसी के कहने भर से अपनी बुक चेंज कर लो। फिर आप ये सोचो कि आप नई बुक ले लोगे तो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी डीपली, लेकिन आपके पास जो पहले से बुक अवेलेबल है उस बुक को आपने पहले से पढ़ भी रखा है, उसको सिर्फ आपको रीडिंग की ज़रूरत है। तो उस बुक में से आप इतनी तैयारी कर लीजिए, 100% आपको वो बुक इतनी क्लियर हो जानी चाहिए, उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। तो पहली बात तो बुक चेंज मत करना, जो है उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने और उसकी रीडिंग करो। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो, मिक्स क्वेश्चंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। टेस्ट सीरीज़ लेके आओ, मॉडल पेपर ले आओ, किसी भी चीज़ के, मान लो किसी के भी ले आओ, सिखवाल के या खूब सारे आए हुए हैं, मार्केट में जाना, एक मॉडल पेपर लेना और दिन के 2 मॉडल पेपर आपको करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो। अभी क्या है कि स्मार्ट स्टडी करने का टाइम है, ये नहीं है कि आप एक टॉपिक को डीपली पढ़ो, डीपली नहीं पढ़ना है। इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़, करंट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। करंट की क्रोनोलॉजीज आ रही है, क्रोनोलॉजी ले आओ, 6 महीने का करंट ले आओ। और इसके अलावा सूजस भी पढ़ो भाई, सूजस भी आपको करवा रखी है, कमेंट बॉक्स में वहाँ पे देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, सूजस भी पढ़ना। उसके अलावा करंट की अच्छे से तैयारी करो। राजस्थान जीके जो है उसमें से अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, रीडिंग मारो, जो भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनको पढ़ो और कंप्यूटर के ऊपर ध्यान दो। उसके साथ आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे तो आपका CBT टेस्ट वैसे भी नहीं होगा। तो फिजिकल के लिए भी सुबह से
सुबह शाम 1-1.5 घंटा अपना फिक्स कर लो कि मेरे को इतना टाइम देना है। और सोशल मीडिया से जो भी अब टाइम देते हो, फ़ोन को मैं 1.5-2 घंटे दे रहा हूँ, सुबह दोपहर में दे रहा हूँ, तो आप सोशल मीडिया से थोड़ा कट जाइए। जो भी आपकी एक्टिविटी होती हैं मोबाइलों पे, वो आप 1-2 महीने छोड़ दीजिए। ये तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो टाइम है वो आपका अपनी लाइफ बनाने का है। अगर इस टाइम पे आप अपनी लाइफ बना लोगे तो जो सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ना नहीं चाहते वो अपने आप आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले क्या करना है, नौकरी चाहिए आपको, सरकारी नौकरी लेनी है, उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो कर लेना। ठीक है, और हमारी तरफ से जो हेल्प चाहिएगी वो हम करेंगे। और आपको जो भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और हमारा जो चैनल है, हमारी जो क्लास है, उसे लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।